हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन रिलेशन एंड फंक्शन। थ्योरी अपनी कंप्लीट है। लास्ट लेक्चर हमने देखा डीपीपी से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस में मैंने वहां पे फोकस किया ओनली कॉन्सेप्ट के ऊपर, ज्यादा लैंग्वेज हमने लिखी नहीं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और डिटेल में विद लैंग्वेज आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में बच्चों को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है, जो कि मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सुनना जरा कि सर एक्सरसाइज 1.1 में आरएसटी आपको चेक करना है। और आरएसटी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बोलो कि सर आरएसटी की जो डेफिनेशन होती है ना, उसी को एक पैटर्न बना के हम सॉल्यूशन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं सर पैटर्न को। तो ये आपकी आरएसटी की डेफिनेशन थी कि नहीं थी। अब सपोज आपके पास कोई सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन है आर, इस रिलेशन आर को आरएसटी चेक करना है, तो कैसे कर पाएंगे सर? हम लेट करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये वाला जो ए है इस सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एलिमेंट के लिए आपने इस टाइप का ऑर्डर पेयर यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि रिलेशन में बिलोंग करता है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर बात है? ठीक है सर। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? सपोज ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें? सेट ए में, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन आर में। ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये हम मान के चलेंगे बेटा। ठीक है, ऐसा कोई सेट अगर इसमें बिलोंग करता है तो जस्ट इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोले तो रिवर्स, ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए आप चेक करो कि रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं करता है। रिलेशन में बिलोंग करता है, दैट मींस आपका ये क्या है? सिमेट्रिक। ये चीजें आपको चेक करनी है। चेक ए कोमा ए, चेक बी कोमा ए, जस्ट इसका रिवर्स। और लास्ट जो ट्रांजिटिव है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरीके की चीजें होंगी आपके साथ, दो ही केस बन सकते हैं। क्या सर? सबसे पहले आप ऑलवेज लिखेंगे सपोज इफ पॉसिबल, क्योंकि समटाइम ये पॉसिबल ही नहीं होता है। इफ पॉसिबल तो तीन एलिमेंट हम लेके चलते हैं इन जनरल वे में सेट ए में, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों अपने पास बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ए कोमा सी बिलोंग करता है या नहीं करता है। फर्स्ट का लास्ट के साथ बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव, नहीं बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट लेकिन सर ये पॉसिबल ही ना हो तो? ये पॉसिबल नहीं है, दैट मींस सर ऐसे कोई भी तीन एलिमेंट किसमें नहीं है? सेट ए में नहीं है, जिनके लिए दोनों चीजें पॉसिबल हो। और ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये चलेगा सर, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन सर बी कोमा सी है ही नहीं, आप चेक किसको करोगे? तो जब चेक करना ही नहीं है तो दैट मींस ये कैसा होगा सर? ट्रांजिटिव होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ट्रांजिटिव वाले केस में हम सपोज करके चलेंगे कि सर ऐसा है, वो ऐसा है तो फिर ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दैट मीन सर ये भी पॉसिबल नहीं है। और जब ये एलिमेंट अपने पास है ही नहीं तो फिर आप चेक किसको कर रहे हो? तो फिर तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये आपका हो गया तरीका। अब रही बात सर लिखने की, लिखने के लिए क्या होगा सर अपने पास? लिखने का तरीका क्या होगा? सुनना, दो तीन चीजें हैं और इन बातों को अगर आप समझते हो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? जल्दबाजी करेंगे, यहाँ पे स्किप करके फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचेंगे और वो दिक्कत आती है फिर उनको। वो साल भर देखते रहते बार बार यूट्यूब चैनल पे नए नए चैनल ढूंढेंगे और वही काम है बस। आप पहले थोड़ा टाइम दो, मैं कह रहा हूं दोबारा आपको करना ही नहीं है। सुनना कि सर लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज लिखने के लिए अपने पास दो तीन तरीके क्या है कि सर कभी हमारे पास इन जनरल वे में लिख देंगे, कभी हम लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज बोले तो जैसे ये वाला क्वेश्चन कि सर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की क्या है? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ इस टाइप का ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेगा क्या? कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ क्या होता है सर? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लैंग्वेज में लिख देंगे एवरी एलिमेंट इज, सॉरी एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। बोलो डन है? तो लैंग्वेज में लिखने का तरीका हो गया सर ये। जब भी आपको फील हो कि मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूं तो आप लैंग्वेज में लिखो। इन जनरल वे में लिख सकते हो तो आप इन जनरल वे में लिखो। रटने वाली बात थोड़ी है कि आप एक टीचर आपको लैंग्वेज में लिख के बताता है तो आप उसको इन जनरल नहीं लिख सकते, नहीं। आपको इन दोनों में से जो भी फील हो वो लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आपको लगे कि सर इनमें से कोई फॉल्स है, फॉल्स बोले तो कि सर वो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नहीं है इस वाले केस में। फॉल्स वाले केस में आपको क्या करना है? जस्ट एक रीजन बताना है कि वो फॉल्स क्यों हुआ, जस्ट एक एग्जांपल देना है कि वो फॉल्स क्यों हुआ। वो एक एग्जांपल ही लिख के आ जाएंगे आप, जस्ट खत्म बात। बोलो क्लियर है के बाद? तो ये दोनों ही तरीके अपने पास है सर, इन जनरल वे में लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और सर फॉल्स वाले केस में हम एक एग्जांपल या फिर एक रीजन हम बता सकते हैं, वो एक कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से ये फॉल्स हुआ, और वही अपना लिखने का तरीका रहेगा। बोलो खत्म है के बाद? अब हम देखते हैं पहले एग्जांपल नंबर 2 और 3 और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो कि आता है एग्जाम में। स्टार्ट करेंगे? बोलो यस। इसको मैं रिमूव करता हूं,
स्टार्ट करते हैं सर। और लास्ट क्वेश्चन आते आते आप खुद बोलेंगे कि सर अब हम कर लेंगे, अब हमसे हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप खुद देखना जरा। बुक के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, बोलो क्लियर है क्या। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको यही लिखना है, पहले तो वो सेट आपको जो गिवन है, फिर आपका रिलेशन जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है वो लिख देंगे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे देखना जरा, यही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन में आएगी ये दोनों बातें, और फिर आप चेक कर रहे हो किसको सर, रिफ्लेक्सिव को। उसके लिए सर हमें कोई एक एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट में ले लेता हूँ, कोई ए है जो कि बिलोंग करता है सेट टी में। टी बोले तो सर सभी ट्राइंगल, तो ये कोई भी एक ट्राइंगल है, आप तो एक ही सोचो इसको। बाकी सर ये एलिमेंट जो होता है ना, वो हर एक एलिमेंट को शो करता है यहाँ पे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी। लेकिन सर कोई भी ट्राइंगल जो है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब आपको फील हो गई सर ये बात कि खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, यही बात आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो यहाँ पे, बात खत्म। कि सर एवरी ट्राइंगल, खुद का तरीका होना चाहिए, और तरीके चेंज होते रहेंगे भाई, रटना नहीं है। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, कि सर हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। दैट मीन्स ए कोमा ए वो बिलोंग करेगा सर किसके अंदर, रिलेशन आर में। बोलो क्लियर है क्या। इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे जिनके लिए ये और ये दोनों क्या हो सर, कॉन्ग्रुएंट। अब हम चेक करते हैं सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम लेट करेंगे सर दो एलिमेंट ए कोमा बी, और ये क्या है सर, ट्राइंगल्स है किसके अंदर, सेट टी में। और वो करेंगे सच दैट ये मान के चलेंगे कि ए कोमा बी वो बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन आर में। और ये बिलोंग करता है तो इस बात का मतलब क्या हुआ सर, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, दैट मीन्स ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सर किसके, बी के। ऐसे लिखो आप शॉर्ट में, ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो बी भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ए के। भाई है तो दोनों ट्राइंगल, अब उनको चाहे आप ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, कॉन्ग्रुएंट तो है ही। इतना तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो सर बी कॉन्ग्रुएंट ए लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये हो गया बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। कि सर ये वाला है तो फिर ये भी है, और ये है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया सर, सिमेट्रिक हो गया। मैं इतना ही लिखूंगा आपके लिए, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे सर, रिफ्लेक्सिव हो गया। आप लैंग्वेज में लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव और आर इज सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं सर ट्रांजिटिव, सुनते जाना आप। कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे वहां पे स्पीड ज्यादा रखेंगे, और जो अपने पास थोड़े टफ होंगे वहां पे स्पीड हम कम कर देंगे सर। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे सर, इफ पॉसिबल, ये वाली बात जरूर लिखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज इफ पॉसिबल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट टी, such that a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। क्या ये दोनों बातें पॉसिबल है कि, पहले तो ये चेक करो आप कि सर a comma b belongs to R, that means a कॉन्ग्रुएंट है सर किसके, b के। हो सकता है सर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और b सर किसी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, यस और नो। b कोमा c बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स b कॉन्ग्रुएंट है सर किसके, c के। और आप मुझे बताओ इन दोनों से, ये अपने पास क्या है, स्टेटमेंट लिख दिया करो आप, स्टेटमेंट फर्स्ट, और ये अपने पास क्या है सर, स्टेटमेंट सेकंड। क्या आप बताओ दोनों स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है सर, कि सर कोई ट्राइंगल है अपने पास कौन सा, A, वो कॉन्ग्रुएंट है सर किसी ट्राइंगल B के, और B जो ट्राइंगल है ना सर वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, यहां से C के। तो आप बताओ इस बात से ये समझ में नहीं आता कि सर A ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, C के। आई होप बच्चे की ये बात समझ में आ रही होगी, और इसके लिए यहाँ पे कोई रीजन देने की जरूरत भी नहीं है। बोलो देने के बाद, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सर, दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके सर, C के, और ए कॉन्ग्रुएंट है C के, दैट मीन्स ए कोमा C वो बिलोंग करता है सर रिलेशन R में, और बिलोंग करता है तो सर ये अपना कैसा हो जाएगा सर, ट्रांजिटिव भी होगा कि नहीं होगा। तो सर ये तीनों है अपने पास, तो ये कैसा रिलेशन है बोलो, इक्विवेलेंट बोल दो या इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दो आप, इक्विवेलेंस रिलेशन है सर।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और जब भी आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये दो बातें तो आपको सॉल्यूशन में लिखनी है बेटा स्टार्टिंग में। कौन सी दो बातें सर? कि आपका सेट और आपका रिलेशन। रिलेशन क्या है सर इस बार? L1 परपेंडिकुलर है L2 के, परपेंडिकुलर का साइन है ये। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सर, वही सेम पैटर्न लेट करेंगे सर एक एलिमेंट किसके अंदर, सेट L में। अब आप मुझे ये बताओ ए क्या है? ए अपने पास क्या है सर? कोई लाइन है, और कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे बिकॉज नो लाइन कैन बी perpendicular to itself। That's why हम बोल देंगे यहाँ पे कि सर a, a does not belongs to R। वो नहीं बिलोंग करता है तो सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सर सिमेट्रिक। बोलो क्लियर है? सिमेट्रिक के लिए सर हमें क्या लेना पड़ेगा? दो एलिमेंट a, b belongs to L such that मान के चलेंगे कि सर a, b बिलोंग करता है R में, और आप मुझे बताना a, b बिलोंग करता है R में, दैट मीन्स a क्या है सर? परपेंडिकुलर है b के। तो हम लिखेंगे a इज परपेंडिकुलर b। इस बात का मतलब क्या है सर? सपोज अपने पास ये a लाइन है, कौन सी लाइन है? a, वो परपेंडिकुलर किसके सर? b लाइन के। तो आप खुद चेक करो सर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो a परपेंडिकुलर है b के या फिर b परपेंडिकुलर है a के? बात तो एक ही है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों तरफ। तो सर a परपेंडिकुलर है b, इस बात को मैं लिख सकता हूं b परपेंडिकुलर a। दैट्स वाई b, a b सर बिलोंग करेगा रिलेशन R में। और बिलोंग करेगा तो सर ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन कैसा होगा सर? सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव था नहीं, सिमेट्रिक हो गया। ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, बुरा नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लो। सर बुरा लग गया तो नहीं लगेगा। ये आपका A है और ये आपका क्या है? B। तो दोनों अपने पास क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब हम चेक करते हैं सर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम बोलेंगे सर इफ possible a, b, c belongs to L such that a, b belongs to R and b, c belongs to R। अब आप इसका मतलब बताओ मुझे। a, b belongs to R, that means सर a परपेंडिकुलर b, ऐसे लिख दो आप इसको, a परपेंडिकुलर b, और ये हो गया अपना ST बोले तो स्टेटमेंट फर्स्ट, आप कंप्लीट लिखेंगे इसको। फिर सर b, c पॉसिबल हो सकता है, और इसका मतलब क्या हुआ सर? मुझे बताना जरा कि सर b परपेंडिकुलर है किसके? c के, स्टेटमेंट नंबर 2। चाहो तो आप इन दोनों का डायग्राम बना सकते हो कि सर a परपेंडिकुलर है किसके? b के। कुछ इस तरीके से मैं बना दूंगा इसको, देखना जरा कि सर ये अपना a है और वो परपेंडिकुलर है किसके सर? b के। और फिर आपने कहा कि सर b परपेंडिकुलर है किसके? c के। तो ये b जो है वो परपेंडिकुलर है किसके सर? c के, है कि नहीं है? तो अब आप चेक करो a और c परपेंडिकुलर है क्या? तो सर a और c ये तो दोनों क्या हो गए सर? पैरेलल। क्या हो गए? पैरेलल। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पता है कि 9th 10th में, या भूल गए? कि सर कोई भी लाइन है उससे दो लाइन इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, तो ये दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल। क्यों? इन दोनों के बीच का एंगल जो है उनका सम कितना आ रहा है? 180। पढ़ा हुआ याद हो गया, आ गया होगा आपको। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो? 180। तो वो लाइन क्या होती है? पैरेलल। तो हम यहां से कहेंगे सर, अब देखो रीजन आप जो बता के आओगे ना, मैंने कहा था लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज में आपको जो बात समझ में आती है ना वही बात लिखो बस। आपको कैसे पता लगा, कैसे फील हुआ कि सर ये ऐसा हो गया, वो फीलिंग आपकी लिख दो यहाँ पे। फीलिंग जाया करके आनी है कि सर A जो C है ना वो क्या है? पैरेलल। चाहो तो आप इसका डायग्राम बनाओ, एग्जामिनर के सामने डायग्राम बनाओ। ये आपका क्या है? A, ये आपकी क्या है? B, और सपोज ये आपका क्या है? C। तो यहां से हमें समझ में आता है क्या सर? हेंस या आप बोल दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या समझ में आया सर? कि जो A है वो C के क्या है? पैरेलल। तो A पैरेलल है किसके? C के। ये पैरेलल का साइन है,
ए पैरेलल है सी के, दैट मीन्स हम नहीं बोल सकते कि ए, यहाँ पे आप लिखेंगे लैंग्वेज में जगह कम है, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी, और परपेंडिकुलर नहीं है तो बोलो आगे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखता हूं कि सर ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और बिलोंग नहीं करती है दैट मीन्स सर ये रिलेशन कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। अब हम देखते हैं सर एग्जांपल नंबर 4। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं सर, जो भी चीजें हैं वो सीधी सीधी दिख रही है सर, वही हम काम में ले लेंगे। इसको रिमूव करते हैं पहले। इस टाइप के क्वेश्चन सर सिंपल होते हैं एकदम। सॉल्यूशन नंबर 4 एग्जांपल में है सर, ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले इसको फील करो सर। रिफ्लेक्सिव है दैट मीन सर हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ ऑर्डर पेयर अवेलेबल होने चाहिए, जो कि है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया सर। सर सिमेट्रिक के लिए जैसे कि 1,2 है, तो सर इसका सिमेट्रिकल ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। और सर सिमेट्रिकल के बाद अपने पास ट्रांजिटिव के लिए कि सर 1,2 एंड 2,3 है, 1 का 2 के साथ और 2 का सर 3 के साथ वो अवेलेबल है, लेकिन 1 का 3 के साथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं। अब सर लिखेंगे कैसे, मुद्दे की बात ये है, बच्चों को इसी में दिक्कत आती है, वो मैं बताता हूँ। इधर देखो, जब भी आपको ऐसा फील हो इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, तो क्यों है, कि सर हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर है, तो आप लिखो हर एक एलिमेंट के लिए। कैसे लिखेंगे सर, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं फॉर ऑल एलिमेंट, कौन कौन से, 1, 2, 3 जो कि बिलोंग करते हैं किसी सेट ए में, इसको सेट ए ले लेना, सेट ए में। और इनके लिए सर हमारे पास 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन आर में, दैट्स वाई सर ये रिफ्लेक्सिव है। बोलो डरने के बाद सिंपल। अब हम बात करते हैं सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये क्यों नहीं हुआ सर, इसकी वजह से नहीं हुआ सर, बाकी आपको चेक करना है हर एक ऑर्डर पेयर के लिए। तो हम कहेंगे सर बिकॉज 1,2 जो है वो तो बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन आर में, ठीक है ना, बट लेकिन 2,1 वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई सर ये अपने पास सिमेट्रिकल नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, सिंपल। ट्रांजिटिव की बात करें तो सर इन्हीं दो को ले लेते हैं। वैसे चेक तो आपको हर एक को करना चाहिए सर, कैसे सर, ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना खुद का खुद के साथ, इनके बारे में हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी आप करोगे तो क्या दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं सर, वो हो जाता है ट्रांजिटिव। कैसे, 1,1, अब 1 का किसी के साथ है क्या, चेक करो, ये रहा सर 1,2, तो सर ये दोनों ऑर्डर पेयर इसके अंदर है, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे। तो बोलो 1 का 2 के साथ जब आप चेक करोगे तो ये खुद नहीं होगा क्या, जो कि अवेलेबल है। तो जब भी आपके पास खुद का खुद के साथ और फिर वो किसी दूसरे के साथ बनाता है, तो फिर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि वो खुद ही होता है, बाकी करना चाहो तो कर लो, पहली बात तो ये। लेकिन सर इनके लिए चेक करो आप कि 1,2 बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर, एंड फिर सर 2 का किसी तीसरे के साथ है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन हमने चेक किया कि सर 1 का फर्स्ट का लास्ट के साथ वो इसमें बिलोंग नहीं करता है, और नहीं करता है तो फिर ये सर ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे कि सर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, वो एक रीजन हमने बता दिया, और मैंने बोला था ना फॉल्स प्रूफ करने के लिए एक रीजन एक एग्जांपल सफिशिएंट है, और आपको प्रूफ करना है उसको ट्रू रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूफ करना है, तो हर एक एलिमेंट के लिए वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए बातें। बोलो डरने के बाद, ये था एग्जांपल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम प्यारी लैंग्वेज के साथ लिखेंगे सर इसको, आप खुद देखना मजे आ जाएंगे सर। क्या है सर, एक सेट जेड जो कि क्या है सर, इंटीजर, उसमें डिफाइन एक रिलेशन इस तरीके से। फर्स्ट बात तो ये, इसको एज इट इज मत लिखा करो, थोड़ा समझते हुए इजी बनाते हुए लिखो इसको। कैसे सर, कि रिलेशन आर जो है ए कोमा बी, क्या इस बात को 2 डिवाइड करता है सर a माइनस बी को, दैट मीन्स a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं किसी बात को। यस सर, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, वही बात की सर, लेट करेंगे कोई एक एलिमेंट a बिलोंग्स टू सेट z। सर a क्यों लेते हो बार बार, इस बार x ले लो भाई, ये लो, कोई दिक्कत नहीं।
x बिलोंग्स टू z। अब सर x का x के साथ ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए, वो कब होगा? x, x, दैट मीन्स x माइनस x वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो x माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा? किसी इंटीजर को इंटीजर में माइनस किया 0। आप मुझे बोलो 0 डिविजिबल है क्या 2 से? यस सर, 0 इज, या फिर डायरेक्ट आप लिखो, कोमा लगा के लिख दो आप, डिविजिबल बाई 2। डन है बात। दैट मीन्स x, x बिलोंग कर रहा है किसमें सर? रिलेशन R में, और बिलोंग करता है तो सर ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। लेट, धीरे धीरे मजा आने लगेंगे आपको। सर लेट इस बार 2 एलिमेंट चाहिए, x, y बिलोंग्स टू सेट A। सेट A नहीं सर, Z है इस बार। सच दैट मान के चलेंगे कि सर A, B बिलोंग करता है किसमें? रिलेशन R में, और ये बिलोंग करता है, दैट मीन सर कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से, ये हमें गिवन है। A माइनस B, ये बात डिविजिबल है 2 से। तो आप सुनना इधर, कोई भी नंबर जब 2 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स उस नंबर के अंदर सर कहीं ना कहीं 2 है। जैसे कि 16 2 से डिविजिबल, या मैं ले लेता हूं 14 2 से डिविजिबल। इस बात का मतलब पता है? इस 14 के अंदर 2 फैक्टर है। इस बात को आप लिख के देखो, 2 फैक्टर है इसलिए डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको पता तो है ये डिविजिबल है, तो आप इसको इस तरीके से लेट करो जिसके अंदर 2 आए। तो सर 2 इंटू, और ये जो नंबर आप साइड में निकालते हो ये कोई ना कोई इंटीजर ही तो होता है, वो इंटीजर में ले लेता हूं R। तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, वेयर लेट कर लेंगे सर ये R क्या है? कोई इंटीजर है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यही शो किया है कि ये डिविजिबल है, ये हमें गिवन है। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात गिवन थी सर। अब हमें चेक करना है कि सर इसका सिमेट्रिकल अवेलेबल है या नहीं है। तो सर B माइनस A चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस कॉमन लिया तो B माइनस A, और जो माइनस कॉमन लिया वो इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे बताओ ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा सर। कोई नंबर डिविजिबल है कितने से? 2 से। तो बोलो इसका नेगेटिव करोगे तो वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो जस्ट आपने नेगेटिव माइनस ही तो किया, तो वो आपके डिविजिबल होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है सर यहाँ पे 2 है तो डिविजिबल है। दैट मीन्स सर B, A वो बिलोंग करेगा किसमें? R में। फालतू इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने टफ बता रखा है भाई। ये बिलोंग करता है सर, दैट मीन्स अपने पास ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। कैसा है सर? सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे किसको? ट्रांजिटिव। यहाँ पे करते हैं सर ट्रांजिटिव। सुनते जाएं आप आराम से, प्यार से, कि सर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं। हम सपोज करेंगे सर, सपोज इफ पॉसिबल, क्या पॉसिबल सर? A, B, और इस बार XY ले रहे हो तो XYZ ले लो आप। XYZ बिलोंग्स टू इंटीजर Z। ठीक है, ये स्मॉल z है, ये कैपिटल Z है। ठीक है, इसीलिए मैं ABC लेता हूं। देखना जरा, सच दैट x, y बिलोंग करता है किसमें सर? रिलेशन R में, एंड y, z वो भी बिलोंग करता है किसमें? रिलेशन R में। इस बात का मतलब क्या हुआ सर? इस बात का मीनिंग है सर अपने पास कि इन दोनों का डिफरेंस, भाई ये बिलोंग करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए सर? डिविजिबल बाई 2। तो सुनते जाइए आप, x माइनस वाई वो सर डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको गिवन है। तो डिविजिबल को कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही हम 2 ले लेते हैं, वहां पे आपने R लिया था, इस बार ले लो आप P। और यहाँ पे बता देना कि लेट P किस में बिलोंग करता है? P बिलोंग करता है सर इंटीजर में, क्योंकि ये इंटीजर में होगा तभी ये डिविजिबल होगा। क्यों? आप फ्रैक्शन ले लोगे जैसे 1/2, और यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचेगा जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए P का इंटीजर होना जरूरी है। हर एक चीज का रीजन बताऊंगा मैं आपको, रटने का काम है ही नहीं सर। और इस बात को आप आगे क्या बोल देंगे? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ऐसे करके स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, फिर अपने पास क्या है बोलो, या फिर यहाँ पे तो इक्वलिटी का साइन आ रहा है क्या, तो आप इसको इक्वेशन बोल दो। जब इक्वलिटी का साइन आता है तो इक्वेशन बोलते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट को काम में लेते हैं सर। तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया सर। फिर हमारे पास क्या है सर? y, z बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए सर? डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो इसको मैं ले लेता हूं 2q, वहां पे P ले लिया, यहाँ पे Q, और इस Q का सर क्या होना जरूरी है?
इंटीजर तो हम बोलेंगे लेट q बिलोंग्स टू z। बोलो डन है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चेक करना है किसको सर, x को z के साथ, ये बनाना आपको x माइनस जेड। आप इन दोनों की तरफ देखो कब बनेगा, इन दोनों इक्वेशन से। भाई इन्हीं से अपन को बनाना ही है, जैसे यहाँ पे इससे ये बनाना था, इन दोनों से ये बनाना है। तो सर इन दोनों को ऐड अगर आप करते हो तो बोलो ये कैंसिल हो जाएगा क्या आपके पास y, तो क्या बचेगा x माइनस जेड। यस सर, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहां से क्या बनेगा मुझे बताना जरा, कि सर माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल, x माइनस जेड इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन करोगे तो बोलो 2 तो कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा p प्लस क्यू। अब आप मुझे बताना ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। सर अंदर इंटीजर है, क्या है इंटीजर, क्यों, इंटीजर को इंटीजर में ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे बता भी सकते हो कि इज डिविजिबल बाई टू। रीजन आप बता सकते हो कि सर क्या, p एंड q क्या है सर, इंटीजर, p प्लस q वो क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा, ठीक है। और ये अपने पास क्या होगा सर, एक इंटीजर होगा, दैट मींस 2 इंटू इंटीजर, और 2 इंटू इंटीजर 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन आपको इतना ही लिखना है बस। ये बात भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीजर ऊपर लिख चुके हो, आपको ये वाली लाइन लिखनी थी बस। बोलो डन है क्या बात। और ये बिलोंग करता है सर, दैट मींस हम बोल देंगे x, z, वो बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन r में, तो फिर ये अपने पास ट्रांजिटिव होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आएगी। और ये लैंग्वेज आप लिख के आओ, 0.001 भी मार्क्स नहीं आपका कट कर सकता सर एग्जामिनर, देना ही पड़ेगा उसको कंप्लीट मार्क्स। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 6। दो बातें आपसे पूछी है इसमें। फर्स्ट ये कि सर ये रिलेशन सेट ए में इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये अभी हम प्रूफ करेंगे। सेकंड जो बात पूछी है पहले उसको निपटाते हैं। सर क्या पूछा है कि ये दोनों अपने पास क्या है, सबसेट है उस सेट के लिए। अब आप प्रूफ करो कि इस सबसेट में से कोई भी 2 एलिमेंट आप लेते हो वो एक दूसरे से रिलेट है सर, ठीक है। इस सेट में से आप 2 एलिमेंट लेते हो वो भी एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। लेकिन सर एक एलिमेंट यहां से और एक एलिमेंट आप यहां से लेते हो वो एक दूसरे से रिलेट नहीं है। यह आपको प्रूफ करना है किसी भी एक रिलेशन के अकॉर्डिंग। पहले हम वो कर लेते हैं, उसको निपटाते हैं सर, फिर देखते हैं। ये बच्चे फालतू कंफ्यूजन में आ जाते हैं इस चीज को लेके। ये इक्विवेलेंट क्लासेस जो मैंने टॉपिक करवाया था ना आपको, उससे रिलेटेड है। सुनना जरा, हम कहेंगे ऑल द एलिमेंट्स, ये बात लिखनी है आपको, ऑल द एलिमेंट्स आर, या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ये वाला, पहले इसके लिए लिखते हैं 1 3 5 7, कि सर इस सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेटेड है वो रीजन बता दो आप, एज ऑल एलिमेंट्स आर, क्या है सर, सभी के सभी एलिमेंट्स ओड है सर। और ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपका किसके, कोई भी 2 एलिमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं सर, क्या रिलेशन उन दोनों के बीच में, कि सर वो ओड है, ये रिलेशन उन दोनों के बीच में, ठीक है। ये हो गई बात खत्म। फिर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, कौन सा सबसेट सर, ये वाला 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे सर, क्या रिलेशन है उनके बीच में, ईच अदर एज ऑल एलिमेंट्स आर इवन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सर ये आपस में क्या है, रिलेट है। ये तो हो गई सेपरेट बात, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सर, उस बात को कैसे लिखेंगे, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट्स कौन कौन से सर, 1 2, ये लैंग्वेज है बस, लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे वो मैटर करता है सर, 5 7, ठीक है। एंड सेकंड सेट कौन सा है सर, 2 4 6, कि सर नो एलिमेंट ऑफ सबसेट्स दिस एंड दिस आर रिलेटेड
आर रिलेटेड टू ये क्या लिखा है मैंने, आर रिलेटेड टू ईच अदर, खत्म। ये लिखना है भाई साहब। और क्या बात थी आपको आराम से समझ में आ गई होगी, यही मैं समझाना चाह रहा था। कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। अब करते हैं सर अपना मेन क्वेश्चन। अब हम प्रूव करते हैं सर इसको इक्विवेलेंट। पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। और ये क्वेश्चन देख के ही बच्चे को फील हो गया कि सर ये आरएसटी होगा, देख के ही पता लग रहा है। क्यों, इधर देखना जरा कि सर ए और बी जो है ना वो या तो ओड होगा या फिर इवन। ऑफकोर्स सर ओड और इवन ही होगा क्योंकि सेट ए में है ही एलिमेंट वही, तो होगा ही बिल्कुल। बस लिखना मैटर करता है सर। वो लिखेंगे कैसे वो हमें अच्छे से पता है सर कि लेट कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट ए में। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे बोलो, हम बोलेंगे सर ए एंड, ये वाली लैंग्वेज लो आप, ए एंड ए एज इट इज, ए एंड ए आर either odd or even as a belongs to set A, क्योंकि सेट ए के अंदर सर ओड और इवन ही है नंबर, तो डेफिनेटली सर ए और ए क्या होगा, या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। जस्ट आपको लिखना है इसमें। फिर सिमेट्रिक। अब बहुत डीप में मत जाना बेटा, जो बच्चा इसके डीप में चला गया सर कैसे समझ में नहीं आया, अरे समझना क्या है भाई, तू खुद सोच। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि जो भी आप ए बी जो भी ले रहे हो आप, वो कहां से लोगे, सेट ए से। और सेट ए के अंदर क्या है, इवन और ओड ही है, तो वो डेफिनेटली या तो इवन होंगे या फिर ओड होंगे। तो आप लैंग्वेज उठाओ और उसको चिपका दो बस एज इट इज। बोलो क्लियर है के बाद, यस। कि सर लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें, डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है वो रखनी है बस ओनली, फील तो आपको हो ही गया कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन। अब सर ये वाली बात उठा लेते हैं यहां से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए एंड बी आर ईदर ओड और इवन। ठीक है, अब इस बात को यूं करके लिख दो और चाहे यूं करके लिख दो सर, इन दोनों में ये दोनों चीजें ए और बी क्या है सर, वो या तो ओड है या फिर इवन। तो इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि बी एंड ए आर ईदर ओड और इवन। सेम एज इट इज चिपका दिया सर, इसको रिवर्स कर दिया। दैट मीन सर बी कोमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो ये सर हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव था। ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी लिखेंगे। सर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट। अब डायरेक्ट आप लेट कर लो, क्यों, इस बार मैं श्योर हूं सर, मैं श्योर हूं कि ये क्या होगा अपने पास, बोलो ट्रांजिटिव होगा। तो आप वो सपोज इफ पॉसिबल उसकी बजाय आप डायरेक्ट लेट बोल सकते हो, और चाहो तो आप उसी को काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी मन, जो आपको अच्छा लगे वो कर ले। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट कौन सा सर, ए, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग किसमें करता है सर, आर में, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आगे आपको क्या लिखना होगा वो इस साइड लिखता हूं, देखना। इनको ले लो आप वन बाय वन कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये लैंग्वेज लिखो आप एज इट इज, बहुत को रहने तो चाहिए। ए एंड बी आर ईदर, लिख दोगे क्या आप एज इट इज, यस। फिर बी कोमा सी, उसके लिए आप क्या लिखोगे बोलो कि सर सेम लैंग्वेज बी और सी के साथ लिख देंगे, बी एंड सी आर ईदर इवन और ओड। आप इन दोनों से मुझे एक बात बताओ कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ए और बी या तो इवन होंगे या ओड, यहाँ पे आप बोल रहे हो बी और सी इवन होंगे या ओड। इस बात से यही तो समझ में आता है कि सर ए बी सी वो तीनों ही सर या तो इवन होंगे या फिर ओड। इन दोनों बातों से क्या समझ में आता है सर, स्टेटमेंट 1 दे देना, इसको 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें समझ में आता है कि सर ये तो तीनों के लिए बोल सकता हूं, ए बी सी आर ईदर इवन और ओड। दैट मीन सर अब मैं बोल सकता हूं कि ए कोमा सी बिलोंग होगा किसमें, आर में। तो फिर सर ये रिलेशन कैसा है सर, ट्रांजिटिव भी होगा। और रिलेशन सर अपने पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जब ये तीनों होता है दैट मीन सर ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन भी है। दैट्स इट। और इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब स्टार्ट करते हैं सर एक्सरसाइज।
आपने नोटिस किया हो तो समटाइम मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। जिस एक्सरसाइज में मुझे पता है कि यहाँ पे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उस एक्सरसाइज के मैं एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ, जिसमें मुझे लगता है बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बच्चे कर लेंगे, एग्जाम में आते भी नहीं है, वो मैं आपको नहीं करवाता हूँ। दैट्स इट। अब आते हैं सर एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी जाएगा सर, काफी सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम बचाएंगे सर। जब भी आपके पास सेट जो है वो क्या हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसमें, तो आप अपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। और सर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो इन जनरल वे में चलने दो, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है सर, डेफिनेट ही है, 4 से कम ही लेने आपको नेचुरल नंबर्स। तो जब कुछ लिमिटेड नंबर्स के लिए अपना रिलेशन हो तो आप उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, और फिर आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सर। फर्स्ट के अंदर अपना रिलेशन बोलो पहले तो क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, कि सर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आपके पास आ जाएगा। तो सर x 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3, तो y कितना होना चाहिए कि 0 आ जाए सर, 3 होना चाहिए, तो 1 के साथ आएगा 3। आप सोल्व करके देख लेना। 2 के लिए इसको सोल्व करोगे तो 6, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए सर 6। 3 के लिए कितना बनेगा सर 9। 4 के लिए अपने पास 12, और 5 पुट करोगे तो ये 15 बनेगा, और 15 यहाँ पे है नहीं सर, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए, इतना ही बनेगा सर। ये आपके आ गई रोस्टर फॉर्म। अब इसमें देख के बता दो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है के साथ नहीं बन रहा, तो किसी एक एग्जांपल को लिख के आ जाना, उसी से ये फॉल्स प्रूफ हो जाएगा। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे किसके लिए चेक करते हैं सर, रिफ्लेक्सिव। जस्ट आपको क्या बोलना है कि सर कोई एलिमेंट है 2, वो बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में, बट लेकिन सर इस 2 का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता रिलेशन आर में। दैट मीन्स ये अपने पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोला था मैंने, जब अपने पास रिलेशन जो है वो क्या हो, फॉल्स प्रूफ करना हो, फॉल्स मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका एक रीजन, एक एग्जांपल बता के दो बस। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए सर, 1,3 है तो 3,1 भी तो होना चाहिए, नहीं है सर। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे हम बोलेंगे बिकॉज 1,3 सॉरी 1 लो यहाँ पे, कि सर 1,3 बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन आर में, बट यहाँ पे सर हम बोलेंगे कि 3,1 वो बिलोंग नहीं करता है सर। दैट मीन्स ये अपने पास सिमेट्रिक नहीं है। बोलो क्लियर है क्या बात। ट्रांजिटिव की बात करते हैं सर। ट्रांजिटिव के लिए सर हमें चेक कब करना होता है, जब यहाँ पे a, b और b, c बिलोंग करे, तभी आपको चेक करना है। यस और नो। आप इन सब के लिए सोचो, पहले इसके लिए सोचो आप। 1,3 है, क्या 3 किसी के साथ कनेक्ट है क्या सर, ये रहा। तो पहले तो आपको इनको चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला था हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करो आप, जिनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1,3 बिकॉज 1,3 बिलोंग करता है रिलेशन आर में, एंड 3,9 1 का 3 के साथ और 3 का 9 के साथ बिलोंग करता है आर में, बट लेकिन सर 1 का 9 के साथ यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट्स वाई सर ये अपने पास ट्रांजिटिव भी नहीं। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या। तो ये रिलेशन अपना इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये आरएसटी नहीं है। सेम तरीके से इस क्वेश्चन पे हुआ कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो, नेचुरल नंबर में कौन कौन से लेने हैं आपको, कंप्लीट नेचुरल नंबर मत लेना आप, वो एक्स लेने हैं सर जो कि क्या हो 4 से कम, वो इसमें पुट करोगे तो वाई आप कैलकुलेट कर लो। तो रिलेशन क्या होगा रोस्टर फॉर्म में कि सर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बोलो y कितना आएगा 6, 2 पुट करेंगे तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 3 रखेंगे तो सर अपने पास कितना आ जाएगा 8, और 4 आप रख नहीं सकते सर। बोलो डरने के बाद अब इन 3 के अकॉर्डिंग देखो ये आरएसटी होगा या नहीं। तो सर आर को तो कैसे लिखेंगे कि सर यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से थे 1 2 3, क्या उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर है क्या इसमें, नहीं है। तो कोई एक एग्जांपल ले लो बस, बिकॉज सर 2 जो है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, नेचुरल नंबर में, एंड 2 जो है वो 4 से कम भी है, ठीक है, बट 2,2 सर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। दैट्स वाई सर ये अपने पास क्या नहीं होगा सर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलो डन है बात। सिमेट्रिक के लिए आप कैसे बोलोगे कि सर 1,6 है, 6,1 नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट सर 6,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई ये अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं। आई होप कि आगे आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव की हम बात करें तो सर थोड़ा सा सोचना कि सर कॉम्बिनेशन बनेगा तो चेक करेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो ये ट्रांजिटिव है। तो इन तीनों के लिए ट्रांजिटिविटी चेक करो इसकी। तो सर 1,6 लिखेंगे कैसे वो बाद में बताता हूं, पहले इसको चेक करो। तो क्या 1,6 क्या 6 का किसी के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है क्या सर? नहीं बन रहा, तो कॉम्बिनेशन है नहीं, तो सर चेक भी नहीं करेंगे। इसके लिए देखना 2,7 क्या 7 का किसी के साथ ऑर्डर पेयर है क्या सर? नहीं है, तो आपको चेक भी नहीं करना। सेम तरीके से इसके लिए भी चेक नहीं करना। तो सर जब चेक करना ही नहीं है तो ये कैसा है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अब मुद्दे की बात ये है कि सर लिखेंगे कैसे, बोलो मुझे बताओ जरा कि सर लिखना कैसे है। तो सर यहाँ पे लिखने के लिए देखो ये खेल है इस चैप्टर के अंदर। लिखने के लिए हम एक काम करते हैं सर, यहाँ पे सीधा सीधा बोल देते सर कि देयर आर नो या देयर इज नो, ये वाली लैंग्वेज कभी कभी काम में आएगी भाई साहब आपके पास। देयर इज नो a, b, c बिलोंग्स टू किसके अंदर? नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में सच देट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। Hence therefore relation R is transitive। क्या कहा मैंने, सुना कि सर इसके अंदर नेचुरल नंबर में ऐसे कोई एबीसी है ही नहीं जिनके लिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो। इस बात का मतलब तो यही हुआ ना कि देयर इज नो, कि वहां पे सर एबीसी है ही नहीं जिनके लिए कॉम्बिनेशन मिले। तो जब कॉम्बिनेशन है ही नहीं तो आप चेक किसको करोगे? तो चेक हम करेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव। इतना लिख के आ जाएगा। और जब आपके पास कुछ भी नहीं हो लिखने में, बट आपको फील तो होना चाहिए कि भाई ये ट्रांजिटिव है, वो मैंने आपको फील करा ही दिया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। और यहाँ पे बच्चों को समझ में आएगा, जो रट के जाता है ना वो फेल है सर। यहाँ पे रटने वाले की कहानी खत्म है, और जो समझ रहा है यहाँ पे उसके लिए एकदम इजी है। पहले तो इनका कंपैरिजन करो सर, आपको दिखनी चाहिए चीजें क्या कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोच सकते हैं। जरूरत पड़ी तो सर हम इन जनरल भी जा सकते हैं, और यहाँ पे तो सर डेफिनेटली इन जनरल जाना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनडेफिनेट है। ठीक है, सुनते जाना जरा, लास्ट में प्रॉब्लम आएगी वहां पे कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सर इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहले तो ये बताओ आप। जब भी आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है तो आप मुझे बताओ रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है। तो आप एक रोस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर है उनको सबको बैकग्राउंड में चलने दो, उनमें से वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लो जो इस बात को क्या करे? सेटिस्फाई। कौन सी बात सर? कि y जो है ना वो सर डिविजिबल होना चाहिए किससे? x से। y इज डिविजिबल बाई x। तो सर 1 को सबके साथ चेक करेंगे, फिर 2 को सबके साथ, 3 को सबके साथ, ये चलने दो आप। तो 1 को 1 के साथ चेक किया तो 1 तो सर सभी को डिवाइड करता है, तो 1,2 1,3 1,4 एंड 1,5, और ये आ जाएगा 1,6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर 2 को चेक करते हैं सर, तो 2 को आप 1 के साथ लोगे, 2,1, तो बोलो 2 डिवाइड करता है कि 1 को सर? नहीं आएगा। तो फिर 2 को सर 2 के साथ लेते हैं, 2, 3 नहीं आएगा सर, 2, 4 यस, 2, 6 भी आ जाएगा। फिर सर 3 को चेक करें तो 3 पीछे किसी के साथ नहीं बनाएगा सर, 3 का 3 के साथ बनेगा, और फिर 3 का 6 के साथ, और 4 का तो सर ओनली 4 के साथ बनेगा, आप चेक कर लेना, और 5 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ। अब सुनना जरा, अब सर रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं, तो दिमाग थोड़ा खोल के रखना, कॉमन सेंस साथ में रखना सर। सर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फिक्स। क्या क्या तरीके हो सकते हैं सुनो। एक बच्चा लिख सकता है कि सर फॉर ऑल कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट खुद का खुद के साथ सभी के सभी हैं क्या? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3, 4, 5, 6, ये बिलोंग करते हैं किसमें सर? देखना जरा, यहां पे लिखता हूं 1,1 2,2 3,3, पूरे लिखो आप, 4,4 क्योंकि फिक्स है ना यार, 5,5 6,6 बिलोंग्स टू आर।
दैट्स वाई सर ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। सुनते जाना आप, एक बच्चा ऐसे लिखेगा इसको। अब सर ऐसे लिखना थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, बोलो। एक तरीका आपका ये है, सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन सर इसी को हम चेंज करते देखो, ताकि आप रटे नहीं इसी बात को। सर इन सभी एलिमेंट्स को सर इन जनरल वे में भी तो लिख सकते। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं बेटा, कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, रोस्टर फॉर्म बनाओ, बकायदा एग्जांपल दो, तब करो। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो इनको इन जनरल जा सकते हो आप। फॉल्स स्टेटमेंट है तो एक एग्जांपल से लिख के आ रहा हूं। एग्जांपल वाला मेथड तब काम में लो जब आपके पास फॉल्स हो सर, वो अपने पास रिफ्लेक्सिव वगैरह सिमेट्रिक वगैरह ना हो, तब ज्यादा बेटर होता है। इसको इन जनरल में कैसे टिकाएंगे सर, कि सर ये सभी एलिमेंट्स को मैं इन जनरल ए लिखता हूं। देखना जरा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ए कोमा ए बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन आ। खत्म। ये होता है स्मार्ट फ्लेसर। तो ये अपना पास कैसा है सर, रिफ्लेक्सिव है, बात खत्म। सेकंड देखना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे सर, एक एग्जांपल से काम होता है। सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जांपल देख के आओ, है तो इन जनरल जाओ। लेकिन सर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो 1,2 1,2 तो इसमें है क्या, 2,1 होगा क्या, यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा क्या 1 को, नहीं करेगा। तो सर यही एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन ये ऑर्डर पे तभी चेक करते हैं जब सर ये पॉसिबल हो। ये पॉसिबल कब होगा कि 1 और 2 कहां पे बिलोंग करेंगे सर, सेट ए में। ये चीज भी जरूरी है ध्यान रखना, कौन सी सर, बिकॉज 1 और 2 बिलोंग करते हैं किसमें, सेट ए में। सच दैट इन दोनों का ऑर्डर पेयर 1,2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट ए में, सॉरी आर में, रिलेशन में। ये सर ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन हमने चेक किया कि सर 2,1 तो है ही नहीं, ये नहीं है, तो सर फिर ये अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या। अब ट्रांजिटिव में आएगा असली मजा, देखना कि सर ट्रांजिटिव को जैसे मैंने चेक करने गया ना, ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में क्या कहा था कि आप हर एक ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर आपने लिया, यहां से कोई भी सीक्वेंस में लो एकदम, कोई ऑर्डर पेयर लिया ऐसे 1,2 सपोज, फिर 2 का किसी के साथ बन रहा है, तो फिर आप चेक करो ये वाला। नहीं बनता है तो फिर ये ट्रांजिटिव है। तो ऐसा आपको चेक करना है हर एक उस कॉम्बिनेशन के लिए जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। तो आप चेक करो इसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और फिर उनके लिए ये वाली बात चेक करो। तो सर ये चेक कर पाना कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें टाइम लगेगा। तो आप इसको इन जनरल वे में सोल्व करो। इन जनरल वे में कैसे सर, वही 3 वेरिएबल ले लेंगे सर, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग कितने हैं, सेट ए में, सच दैट कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब आप चेक कर लो कि सर x कोमा जेड बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इन जनरल वे में जब आपको प्रूफ कर दोगे आप, तो फिर ये हो ही जाएगा सर। देखना जरा कि सर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स y डिविजिबल है किससे, x से, y इज डिविजिबल बाई x। एंड सर अपने पास y कोमा जेड वो बिलोंग करता है r में, दैट मीन्स z, ये वाला z इज डिविजिबल बाई y। ठीक है, क्या डिविजिबल सर, भाई क्या करें, लिखना तो पड़ेगा। देखना सुनना, इस बात का मतलब पता है क्या है, x कोमा वाई, y कोमा जेड, ये दोनों बिलोंग करते हैं सर r में। तो x डिवाइड कर पा रहा है किसको, y को, और y डिवाइड करता है सर z को। तो बोलो x z को डिवाइड नहीं कर पाएगा। एग्जांपल लेके देख लो कि सर सपोज 2 डिवाइड कर सकता है किसको, 4 को, और 4 डिवाइड कर सकता है किसको सर, 8 को। तो बोलो 2 डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता 8 को। ये थोड़ा फील करा है मैंने आपको। बस आपको तो एग्जाम में क्या करना है, इसे बोलना है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इसे स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहेंगे सर। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या समझ में आता है सर, इन दोनों बातों से। लास्ट हमें चेक करना है x कोमा जेड। तो सर जेड जो है ना वो डिविजिबल है भाई किससे, x से। सर जेड इज डिविजिबल बाई z इज डिविजिबल बाई x। यही तो करना था सर।
y इज डिविजिबल बाई x। तो यहाँ पे x कोमा z कब होगा सर? जब z इज डिविजिबल बाई x। दैट मीन्स सर x कोमा z वो बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन R में। तो हमारा रिलेशन कैसा है सर? ट्रांजिटिव है। एक तरीका आपका ये बनता है सर इन जनरल। अब बाकी आप बैठे बैठे कहीं सोच लेना, आप समझ ही नहीं पाओगे सर लिख के क्या आना है। ठीक है, सपोज ये ट्रांजिटिव नहीं होता तो किस स्टेटमेंट की वजह से या फिर किस ऑर्डर पेयर की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं था, वो एग्जांपल लिख के आ जाते जैसे हमने इसमें लिखा। तो आपको ये समझ में आया क्या कि सर हम एग्जांपल कब काम में लेते हैं और इन जनरल वे में हम कब लिखते हैं? कि सर ये अपना रिफ्लेक्सिव था तो इन जनरल में गए हम, ये अपने पास सिमेट्रिक नहीं था तो हमने डायरेक्ट एक एग्जांपल से थ्रू कर दिया, ये अपने पास ट्रांजिटिव था सर हमें फील हो रहा था तो हमने इसको इन जनरल वे में सोल्व कर दिया जैसा हम नॉर्मली करते हैं। और कुछ बातें तो आप रटी रटाई लिख सकते हो। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सिंपल हो जाएगा सर अब। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन एक बार मेरे करवाने से पहले आप खुद से जरूर सोल्व किया करो, थ्योरी के साथ साथ कर लिया करो। और क्या सोल्व करते हैं सर इसको। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? इन जनरल जाएंगे सर। लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब आप चेक करो a कोमा a इसमें आएगा क्या? तो सर इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो आप मुझे बताओ a माइनस a क्या होता है? 0, जो कि क्या है सर? बिलोंग करता है इंटीजर में। डायरेक्ट लिख सकते हो आप। दैट मीन्स a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये अपने पास क्या होगा सर? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे सर, काफी बार कर चुके हैं ये चीजें, और थोड़ा आगे चल के ये वाली चीजें नहीं लिखूंगा मैं। फिर हम करते हैं सर लेट a कोमा b बिलोंग्स टू z सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू R। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए सर। ये बार बार लिखना मेरा काम नहीं है बेटा, मैं समझाऊंगा डायरेक्ट कि a कोमा b बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है सर? एक इंटीजर है। उस इंटीजर को मैं लेट कर लेता हूँ, कितना है? R। लेट R क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर है। अब इनका सिमेट्रिकल सोचो आप कि सर b माइनस a कब बनेगा? माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लेके इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मेरा फेवरेट और सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और एग्जामिनर का भी फेवरेट है ये, क्योंकि ये इजी है। आप बच्चों को क्या लगता है कि टफ क्वेश्चन सर एग्जाम में आते नहीं, अच्छा क्वेश्चन जो कि इजी होने के बावजूद अच्छा क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में आता है। माइनस कॉमन लेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ये भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? ये R आपने अगर इंटीजर लेट किया है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? इंटीजर। क्यों सर? 2 इंटीजर है तो इसका निगेटिव भी तो इंटीजर ही होता है। यस सर। तो यहाँ पे हम सर कहेंगे b कोमा a बिलोंग्स टू R। तो ये भी अपना क्या होगा सर? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए वही सर 3 एलिमेंट ले लेंगे। इफ सपोज, है ना, वही सर कि सपोज इफ पॉसिबल। आप तो कहते हो टफ लगता है ये, तो भाई साहब सपनों में भी ये चलेगा आपके, देखना। इफ पॉसिबल a b c बिलोंग्स टू सेट कौन सा सर? Z सच दैट की सर क्या हो? a कोमा b बिलोंग्स टू R एंड b कोमा c बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो सर a कोमा b बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ? a कोमा b बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स a माइनस b कोई इंटीजर होगा जो कि मैं क्या ले लेता हूँ? p ले लेता हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है इसे p और q। कुछ बच्चों को लगता है सर यहाँ पे आके आप r क्यों नहीं लेते हो? r ले ले भाई, ये r और ये p, उससे भी काम हो जाएगा। लेट p बिलोंग करता है किसमें सर? z में। सर z में क्यों बिलोंग करवाया आपने? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस z होगा भाई, कोई ना कोई इंटीजर ही तो आएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर सेम तरीके से हम कहेंगे सर क्या कि सर b कोमा c बिलोंग कर रहा है R में, ये हम मान के चल रहे हैं। दैट मीन सर b माइनस c वो भी कोई इंटीजर होगा जिसको मैं ले लेता हूं कितना? q। तो लेट q बिलोंग करता है किसमें? इंटीजर में। देखो आपको एक चीज बताऊं क्या, आप ये ब्रैकेट में लेट करके ऐसे लिखते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई बच्चा चाहिए कि सर मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता था कि a माइनस बी इज इक्वल टू p बिलोंग्स टू z, जैसे ऊपर आपने लिखा था। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, क्योंकि 101% p क्या होना चाहिए सर? z ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इसका। लेकिन फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो। आगे देखना जरा, इन दोनों बातों से क्या समझ में आता है सर कि सर हमें तो a और c लेके आना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। बच्चे को पता है, थोड़ी देर पहले किया था ऐसा क्वेश्चन कि सर दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन आ रही है तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 + 2 करने पर डेफिनेटली 1 और 2 करेंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा और a माइनस c कितना आएगा सर? दोनों को ऐड करेंगे आएगा p +
क्यू। अब आप मुझे बताओ ये इंटीजर है क्या? डेफिनेटली सर ये क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्यों? रीजन लिखो। बिकॉज कि सर दो इंटीजर्स का सम ऑफ टू इंटीजर इंटीजर्स इज ऑल्सो इक्वल टू किसके? इंटीजर। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना भी करके आप आ सकते हो। तो a माइनस सी सर एक इंटीजर है, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर आएगा यार, a कोमा सी बिलोंग्स टू r। तो सर ये ट्रांजिटिव भी है। बोलो क्लियर है के बात? और ये क्वेश्चन अब आपसे क्लियर होना चाहिए। तो यार चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, है ना, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे सर, ये तो काफी लेंथी चला जाएगा ये, और अपने चिंटू मिंटू परेशान हो गए होंगे अब तक, थोड़ा सा और है ना, बस लास्ट क्वेश्चन है। और इसका जो फर्स्ट ए क्वेश्चन है सर, पहले तो ये बताओ ये रिलेशंस किस में डिफाइन है सर? एक सेट ए आपको बोल रखा है क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, इससे कोई इफेक्ट होगा नहीं सर, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए के अंदर रिलेशन आपका ये है। क्वेश्चन नंबर बी में जो रिलेशन है ना वो इसके जैसा ही है, उसमें बोल रखा है क्या सर? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी या वर्क एट द सेम प्लेस, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ए मैं करवाता हूं, बी आप खुद करेंगे। देखना जरा सर कैसे कर पाएंगे इसको, इन जनरल वे में जाइए, खत्म काम। कि सर रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करेंगे? लेट ए बिलोंग्स टू सेट आपका जो ए है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज लिखो आप ए के साथ, क्या ये बात पॉसिबल है क्या? देखना, ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। कि सर ए तो ए के इंसान है, तो वो तो ए की जगह काम करेगा भाई। ए और बी दो होते तब तो मैं सोच भी सकता था कि भाई दोनों एक जगह काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या दोनों अलग अलग जगह काम करते हैं? क्योंकि दोनों एक जगह काम करते हैं तो इस रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये तो सर बंदा ही एक है, तो ये बंदा तो एक ही जगह काम करेगा, दो जगह तो कैसे चला जाएगा? तो सर ये स्टेटमेंट अपने लिए क्या है? वैलिड है। हम बोल देंगे यहाँ पे ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इस लैंग्वेज से पता लग जाता है। चाहो तो आप लिख सकते हो एज ए इज ए सिंगल पर्सन, कि ए क्या है? एक सिंगल पर्सन ही तो है, और सिंगल पर्सन है तो सर ये ऐसा होगा भाई, सिंगल पर्सन तो सिंगल प्लेस पे ही रह सकता है, दो डिफरेंट प्लेस पे कैसे रहेगा? अब हम चेक करते हैं सर सिमेट्रिक। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। थोड़ा स्पीड रखेंगे भाई। और सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सर ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए क्या? ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। बोलो सेम प्लेस पे काम करेंगे नहीं करेंगे? सर ये तो कुछ बचा ही नहीं आपकी जगह, आप तो टाइम बचाना चाहते हैं सर। 8 के लिए इतनी बड़ी लाइन? हाँ यार मैं भी सोचूं, कुछ फायदा ही नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ तो ये लो भाई, कुछ फायदा होना चाहिए था सर। आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ए और बी जो दो कैंडिडेट है वो एक ही जगह काम करते हैं, तो इस बात को ये भी तो बोल सकते हो बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, या ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। कोई बात नहीं है सर, ऐसे बोल दो वर्क एट सेम प्लेस, दैट मीन्स सर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये अपने पास क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ फटाफट। कि सर लेट या सपोज इफ पॉसिबल ए बी और सी बिलोंग करते हैं किसमें? सेट ए के अंदर। सच दैट वाली आगे लिखोगे क्या आप? दोनों बातें, कि सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आगे लिख देंगे। और सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ये वाली लैंग्वेज लिख देना एज इट इज। फिर हम लिखेंगे सर क्या? बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। अब सुनना जरा, ब्यूटीफुली सोचो आप, थोड़ा सा प्यार से सोचो कि सर ए और बी एक ही जगह काम करते हैं। सपोज ये करते हैं जयपुर काम करते हैं, कहां पे काम करते हैं? जयपुर या राजस्थान, जो भी है, एक जगह का नाम ले लेना आप जो भी जानते हो। कि ए भी यहां पे काम करता है सर, और बी भी यहीं पे काम करता है। और अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बी एंड सी सेम जगह काम करते हैं, दैट मीन सर सी वहीं पे काम करता है जहां पे बी करता है, और बी आप पहले ही ले चुके हो काम पे? जयपुर। तो अब हमारी मजबूरी हो गई कि सर सी भी यहाँ पे काम करेगा। तो बोलो तीनों एक जगह काम करते हैं क्या? यस। अरे समझ में आया क्या भाई?
ए एंड बी ए की जगह काम करते हैं सर, तो बी एंड सी एक जगह काम करते हैं। इस दोनों स्टेटमेंट से समझ में आता है क्या कि सर हैंस ए कोमा बी कोमा सी वर्क एट सेम प्लेस। दैट मीन सर हम कह सकते हैं क्या कि ए और सी सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यही तो हम चाहते थे सर। तो ये ट्रांजिटिव भी हो। बोलो क्या दिक्कत है इसमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बेटा इसका कौन सा, बी, उसके अंदर देखो वर्क की जगह तो क्या हो जाएगा, लिव, है ना, और सेम प्लेस की जगह लोकेलिटी। बाकी सब चीजें ऐसी, वर्क की जगह क्या कर देंगे आप लिव, प्लेस की जगह क्या कर देंगे लोकेलिटी, सेम चलेगा। वो भी अपने पास क्या होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ए और बी खत्म, ठीक है, ये आप करेंगे केडीएस आपका। अब हम देखते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट देखना सी, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। क्यों सर, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। मजाक कर रहे हो सर, नहीं, देखना आप खुद कि सर हमारे पास रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, वही तरीका कि सर लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप खुद सोचो कोई खुद से टॉलर कैसे हो सकता है, जैसे मैं हूं तो मेरी हाइट तो मेरे इक्वल ही होगी ना, मैं खुद से टॉलर थोड़ी हो सकता हूँ कि सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हम लिख देंगे बिकॉज नो वन कैन बी टॉलर देन वन सेल्फ, और ये नहीं हो सकता, दैट मीन सर ए कोमा ए वो बिलोंग नहीं करता इस रिलेशन आर में, कोई खुद से टॉलर नहीं हो सकता। ये तो सिंपल है सर, और सिमेट्रिक भी इजी है कि सर लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें, आर में। और इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। इस लैंग्वेज से आपको क्या ये समझ में आ रहा है क्या कि B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, कैसे पॉसिबल है सर, भाई A की लेंथ ज्यादा है और B की कम है, तो सर B की फिर ज्यादा कैसे हो सकती है। इसका जस्ट रिवर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है सर, A कोमा B है, लेकिन सर अब आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप इस बात से ये जरूर समझ सकते हो क्या कि B की हाइट क्या है, स्मॉलर है किससे, A से। तो इस लैंग्वेज को आप कन्वर्ट करके लिखोगे B इज एग्जैक्टली, लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन ए। आपको एक चीज बताओ मजे की, देखो समझो और मजे लेके पढ़ो कि सर वैसे देखा जाए तो सर बच्चों को ये बात समझ में आती है कि सर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कोमा ए बिलोंग नहीं कर रहा। फिर ये लाइन क्यों लिखी हमने, बस वही बात, लिखने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इस बात से आप क्या समझे वही हमने लिख दिया रिवर्स करके कि सर ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, दैट मीन्स बी जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन ए। और सर स्मॉलर है तो फिर ये हम बोल ही नहीं सकते क्या कि B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन A, दैट मीन्स सर B कोमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, और ये अपने पास सिमेट्रिक जो है वो नहीं होगा। बोलो डरने के बाद। अब हम चेक करते हैं सर इसका ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे सुनना कि सर उसके लिए हम पॉसिबल हो तो सपोज करते हैं, सपोज इफ पॉसिबल क्या A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू सेट A सच दैट A कोमा B बिलोंग्स टू R एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R। इस बात का मतलब बताना जरा, A कोमा B बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स सर A इज एग्जैक्टली, आगे आप लिख देना 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y, देन किससे सर, Y बोले तो B, यहाँ पे B। सेम तरीके से सर B कोमा C बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन किससे सर, C से। इन दोनों बातों से आप क्या समझ रहे हो सर, सुनते जाना, डायग्राम बनाओ कि सर A जो है ना वो क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है टॉलर है किससे, B से। तो सपोज B यहाँ है और A यहाँ पे, ये कौन है A और ये कौन है B। फिर आप कह रहे हो कि B इज टॉलर देन किससे, C से, और कितना 7 सेंटीमीटर। सपोज ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब जो B है वो C से भी कितना है 7 सेंटीमीटर टॉलर है सर,
तो इसकी जितनी हाइट है उससे कम है किसकी, सी की। आप इन दोनों स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हो कि ए कॉमा सी वाला कौन सा, कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। नहीं सर, ए और सी में अगर हम देखेंगे तो सर 7 तो कम ये हो गया, 7 तो कम ये हो गया और 7 यहाँ पे कम हो गया, तो इन दोनों को अगर हम हटाएं तो इनके बीच का जो गैप है ना सर वो कितना हो गया, 14 हो गया। यहां से यहाँ की हाइट कितनी होगी, 14। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सर ए जो है, ए इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। आप ये नहीं बोल सकते सर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। सपोज ये बात नहीं होती, यहाँ पे ओनली होता एक्स इज टॉलर देन वाई, तब तो ये एप्लीकेबल होता है कि यस सर, क्योंकि ए टॉलर है किससे, बी से, और बी टॉलर है किससे, सी से। तो बोलो ए टॉलर होगा कि नहीं होगा, सी से। लेकिन इसने कहा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि ए जो था वो 7 सेंटीमीटर क्या था, टॉलर था, तो 7 सेंटीमीटर का गैप था सर इसमें। और जो बी और सी है उनमें 7 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे था, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला गैप कितना हो जाएगा सर, इसको हटा के देखें तो अपन, तो ये 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर इन दोनों बातों से हम क्या समझे, इन दोनों बातों से हम समझे क्या, ए इज एग्जैक्टली 7 नहीं 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। तो 14 सेंटीमीटर टॉलर है, जबकि हमें क्या चाहिए था सर 7 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे दैट्स वाई ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ये अपने पास क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो क्लियर है के बाद, इस तरीके से करेंगे, सी पॉइंट खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं सर लास्ट डी। और अगले जो दोनों क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवा दिए थे, और यहाँ पे ये जो ए कोमा ए है वो डज नॉट बिलोंग्स टू है भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यही तो बताया मैंने आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं होंगे ये वाला रिलेशन। ठीक है, आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चंस, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सर। और ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, चाहे जितने स्टार लगा लेने, इनको अच्छे से समझेंगे भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन समझ के आपको थोड़ा सा ऐसे हल्के में नहीं लेना इनको, देखना थ्योरी में मैंने बताया था और यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि सर पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ऐसे नहीं है कि टफ है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल आपको सोचना पड़ेगा कि सर टफ तो आप कभी बताते नहीं हो। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप चेक करो कि ए कोमा के ए इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, कि सर कोई खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। कोई भी वुमन वो खुद की वाइफ नहीं हो सकती सर। हस्बैंड वाइफ होने के लिए सर एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए, फिर उनकी शादी करी जाती है, और ये बेसिक प्रोसेस सर हमें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ए कोमा ए जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे सर बिकॉज नो वुमन कैन बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, दैट्स वाई हम कहेंगे सर ए कोमा ए, या फिर आप पहले लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो चाहो तो, ये वाली लैंग्वेज उठा लो आप यहां से कि सर ए इज वाइफ ऑफ ए इन्वर्टेड कोमा। ये स्टेटमेंट सर पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था आपने ऐसे, हाँ तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे में बता रहा हूं ऐसा लिख सकते हो, इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई सर हम बोलेंगे क्या, यहां पे लिख देते हैं कि सर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बोलो डने के बाद, तो सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आगे आप लिख देंगे यही। अब हम चेक करते हैं सर सिमेट्रिक, आराम से समझते जाओ कि सर लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। बोलो ठीक है, इस बात का मतलब बताओ सर। इस बात का मीनिंग है सर कि ए इज वाइफ ऑफ बी। ए इज वाइफ ऑफ बी, इस बात का मीनिंग ये है कि बी तो हस्बैंड है और ए कौन है, वाइफ। और आगे आप चेक करना चाह रहे हो किसको, बी कोमा ए, कि सर बी क्या हो जाए, वाइफ हो किसकी, ए की। तो सर बी वाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि ऊपर आप क्या कह रहे हो कि ए इज वाइफ ऑफ बी, दैट मीन्स बी यहाँ पे कौन है, हस्बैंड है। तो इसी का रिवर्स आप सोचो क्या होगा, इस बात का मीनिंग यह है क्या सर कि बी इज हस्बैंड ऑफ ए। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो सर, ऐसे लिख सकते हो सर, ऐसे नहीं कि बी इज वाइफ ऑफ ए, ये वाला पॉसिबल नहीं है सर। इस बात का मीनिंग तो सर ये है
ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है सर, दैट मीन्स बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। खत्म। अब आते हैं सर किसके ऊपर, ट्रांजिटिव। ठीक है, और इन दोनों ही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो ट्रांजिटिव ही है। ट्रांजिटिव वाले पार्ट दोनों को अच्छे से समझना आपको। कैसे सुन, यहाँ पे सर ट्रांजिटिव में दो केस बनते हैं, या तो सर हमारा वो कॉम्बिनेशन क्या नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं हो, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। और सर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ए कोमा सी। ए कोमा सी को चेक करना पड़ेगा सर, वो बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव, नहीं बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, दो चीजें बनती हैं। तो पहले हम लिखेंगे सर यहाँ पे सपोज इफ पॉसिबल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, एक बार के लिए तो आप लिख दिया करो, पॉसिबल हो चाहे ना हो लिख दिया करो, ठीक है ना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, यहां तक। अब चेक करो कि ये जो बात आपने लिखी है कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। और अगला स्टेटमेंट आप पॉसिबल करने के लिए आप क्या चाहते हो कि सर बी जो है वो क्या होनी चाहिए, बी इज वाइफ ऑफ सी, तो बी वाइफ होनी चाहिए। जबकि इस स्टेटमेंट में आप क्या कह रहे हो कि बी कौन है, हस्बैंड है किसका, ए का। ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी यहां पे बोलो क्या है, हस्बैंड है। हस्बैंड बोले तो बी इज ए मैन, चाहो तो हस्बैंड लिख दो या मैन लिख दो, बात एक ही है। बी इज ए मैन। और आपको पता है कि सर कोई भी मैन वो वाइफ हो नहीं सकती, और वाइफ नहीं हो सकती तो सर यहाँ पे बी कोमा सी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज, ये रीजन है सर, बिकॉज नो मैन कैन बी वाइफ, कि सर कोई भी मैन जो है वो वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है ना, ए मैन कांट बी वाइफ, ऐसे भी बोल सकते हो आप। दैट्स वाई यहां पे हम कहेंगे कि सर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, पता है क्यों नहीं कर रहा, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा आगे सर, ये तो नहीं कर रहा सर, क्यों नहीं कर रहा वो तो हमने बता दिया। अब आगे क्या लिखे सर, तो इस लैंग्वेज में जब भी ऐसा हो कि सर ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो मतलब इसका मतलब ये जो आपने कहा था ना सपोज इफ पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है सर। तो आप लिखो यहाँ पे कि सर हेंस देयर इज नो ए बी सी किसके अंदर, सेट ए में। ये सेट ए है भाई साहब। देयर इज नो ए बी सी इन सेट ए सच दैट, कि आप ऐसा बोल सको, सच दैट कि इस तरीके की कोई एबीसी नहीं है कि ये बात हो जाए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, कि सर ये कॉम्बिनेशन बने, इस टाइप का कोई एबीसी है ही नहीं, तो हम कहेंगे क्या सर कि आर इज ट्रांजिटिव। बोलो बात क्लियर है क्या? बस इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। सेम तरीके से सर हम ई वाला करेंगे, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आएंगे ट्रांजिटिव में, उस केस के अंदर ये दोनों बात पॉसिबल होगी। फिर हमें तीसरी चीज चेक करनी पड़ेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि ये अपने पास ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बोलो ये दोनों तो आप कर लोगे क्या इसमें? सेम तरीके से हम करेंगे क्या सर कि कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता। भाई कोई खुद का फादर कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हम कहेंगे यहाँ पे नो मैन या नो वन कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। तो सर ये अपने पास क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर इसके लिए हम चेक करेंगे कि सर ए इज फादर ऑफ बी। तो बी कौन हो गया? बोलो सन। अब सन को वापस आप कैसे फादर बना सकते हो फादर का? ए इज फादर ऑफ बी, तो सर बी इज फादर ऑफ ए पॉसिबल है क्या? नहीं। इस बात को आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। ए इज फादर ऑफ बी, इस बात का मतलब क्या हुआ सर? बी इज सन ऑफ ए, तो फिर आप लिखेंगे बी इज फादर ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों चीजें एज इट इज आएंगी सर, ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक, ये वाला। अब चेक करते हैं सर इसको ट्रांजिटिव, और दोनों में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। और यही दो डिफरेंस है जो आपको फंसाते हैं इस पूरे चैप्टर में। आज आंखें खोल के देख लो, बड़ी बड़ी आंखें करके। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना? हाँ,
पूरे इंटायर चैप्टर में ये ट्रांजिटिव है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सुनना जरा, इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं सर कि सर लेट a, b, c बिलोंग्स टू सेट A। पहले तो आप लिखो इफ पॉसिबल वो वाला, ठीक है ना, कि सर इफ सपोज इफ पॉसिबल कि a, b, c बिलोंग्स टू सेट A सच दैट a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R। अब आप चेक करो कि ये दोनों पॉसिबल है क्या। तो सर हम लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स a is father of B। कि सर A क्या है, फादर है किसका, B का। अब आप सोचो कि B जो है आगे चल के मैरिज करेगा तो इसके भी कोई ना कोई डॉटर या सन होगा, तो ये फादर बन सकता है कि नहीं बन सकता। दैट मीन्स सर ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल है, B इज फादर ऑफ C, ठीक है ना। B ने मैरिज की और इसके C क्या होगी, कोई डॉटर या सन हो गई, तो B क्या फादर बन गया किसका, C का। तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये पॉसिबल है B, C बिलोंग्स टू R, कि सर B इज फादर ऑफ C। अब सर हमें चेक करना पड़ेगा किसको, A, C को। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट में, इसको बोलो आप स्टेटमेंट नंबर 1 और ये स्टेटमेंट नंबर 2, हमें चेक करना है A और C को। इन दोनों स्टेटमेंट से A और C में क्या कनेक्शन बनता है वो आप देखो। सुनना कि सर A और C में क्या कनेक्शन, A का सन कौन है, B, और B का सन कौन है, C। दैट मीन्स सर A जो है ना वो ग्रैंडफादर है किसका, C का। आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, ये ग्रैंडफादर है और ये कौन है सर, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। इस बात का मीनिंग यही तो हुआ सर कि A फादर है B का, B फादर है C का, दैट मीन्स ये दादा या दादी है भाई, ग्रैंडफादर या मदर। बात क्लियर है क्या। हाँ, तो सर यहां से हमें समझ में आता है वो लैंग्वेज में आप लिखेंगे बकायदा, हेंस A जो है A इज ग्रैंडफादर ऑफ किसका, C। A इज ग्रैंडफादर ऑफ C, दैट मीन्स सर क्या नहीं हो सकता, आप जो चाहते हो ना कौन सी वाली चीज, A, C, आप तो ये चाहते थे A, C बिलोंग करे किसके अंदर, रिलेशन R में। वो कब करेगा, जब A इज फादर ऑफ क्या हो, C। A इज फादर ऑफ क्या हो, C, जबकि A तो क्या है, ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर सर फादर कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे दैट मीन्स, इस बात से क्या समझ में आता है कि सर A इज फादर ऑफ C, ये वाली बात अब पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि A तो क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा कम समझ में आया था ना, वीडियो को रिवर्स करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा सर। दैट मीन्स A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। और ये इस पूरे इंटायर चैप्टर का RST के मामले में सबसे बड़ा डाउट यही है जो मैंने आपको समझा दिया, आपकी आंखों के सामने है बेटा, आराम से देखो कि सर यही दो चीजें आती हैं क्या ट्रांजिटिव में। आप हमेशा पॉसिबल करके इफ सपोज, है ना, सपोज इफ पॉसिबल हो, तो ऐसे 3 आप क्या लेते हो एलिमेंट, जिनके लिए इन दोनों को आप चेक करो। ये पॉसिबल है तो A, C चेक करो, पॉसिबल नहीं है तो ये ट्रांजिटिव, और पॉसिबल है तो फिर आपको A, C चेक करना पड़ेगा, और देन आपका A, C बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बात क्लियर हुई क्या, एकदम सर क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप जितना डाउट लेके आए थे उसमें कुछ तो कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका लास्ट क्वेश्चन तक आप जाने नहीं दोगे मुझे, उससे पहले आपके अंदर से वो फीलिंग आएगी सर अब हम कर लेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन और कराऊंगा ना, तब तक तो आपकी वो डाउट जो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर, और ये चैप्टर परमानेंट क्या हो जाएगा आपका सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन निकाल के आना।